नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक और हमले की खबर के साथ। और हमला किस पर है? कतर पर है। किसने किया है? इजराइल ने किया है। क्यों किया है? कारण बताएंगे। फिलहाल इतना जान लो कि इजराइल ने कतर पर हमला किया है। कतर को हो सकता है आप लोग हल्के में ले रहे हो। कतर जिसकी राजधानी दोहा, और उस दोहा ने कुछ दिनों पहले फीफा का आयोजन करवाया था। ये वही दोहा है जिसमें हाल ही में जब ट्रंप आए थे मिडिल ईस्ट की यात्रा पर, तो उन्हें हवाई जहाज भेंट में दिया था। ये वही दोहा है जिसके एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिए गए कम से कम $400 मिलियन के बोइंग को ट्रंप ने गिफ्ट में एक्सेप्ट किया था कि चलिए पसंद आया हमें। उस दोहा में गोला गिर गया है। किसने गिरा दिया? नेतन्याहू ने गिरा दिया। किनको मार दिया? हमास के लीडर्स को मार दिया। लगभग 5 हमास के लीडर्स मारे गए। इनसे पूछा गया कि भाई साहब ये क्या है? मतलब आपको समय समय पर हफ्ता पहुंचाया तो जा रहा था, अचानक क्या हुआ कि आप हम पर ही गोला मरवा दिए हैं? मतलब ये तो वो वाली बात हुई ना कि यार कतर तो आपका मित्र है, आपको अभी हवाई जहाज दिया है कि आप अब उसके साथ अच्छे से रहिए। मतलब कतर को अब ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि कुछ दिनों पहले उसको ईरान ने ठोका था, अब इसराइल ने ठोक रहा है। मतलब एक देश दोनों तरफ से पिट रहा है। ये कैसे हो सकता है? मतलब बिचौलिया पिटता है, ये पहली बार नहीं है, पहले भी होता आया है, हमने सुना है, लेकिन देशों के मामले में ऐसा हो रहा है, ये देखने योग्य है। इन भाई साहब से जब पूछा गया तो ये कहते हैं कि मैं बड़ा थ्रिल्ड हूं सिचुएशन को, मतलब नॉट थ्रिल्ड, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आई एम नॉट हैप्पी जो हो रहा है। इनसे पूछा गया सर, आप टिपिकल वो लुटेरे हो जिसे एक बार पता चल जाए कि इस घर में माल रखा है, तो आप बार बार पहले प्यार से माल वसूलते हो, फिर डरा के माल वसूलते हो। आज इनका भी हम विश्लेषण करने वाले हैं। ट्रंप की दोस्ती किस तरह पड़ी भारी कतर के ऊपर, इसका पूरा विश्लेषण होगा। एक और मैं यहां पर आपको जानकारी साथ में दे देता हूं ताकि आप इस पूरे घटनाक्रम को बेहतर तरीके से समझ पाएं। स्थिति यह है कि कतर ईरान और इजराइल इन दोनों के बीच मध्यस्थता कराने वाले देशों में रहा है। हमास और गाजा और इजराइल इनके बीच मध्यस्थता कराने वालों में रहा है। ऐसे में इन भाई साहब की प्रेजेंस में यह हो जाना, यह दर्शाता है कि कुछ दिनों से कहीं इनके अंदर इस बात की छटपटाहट तो पैदा नहीं हो गई थी कि इतने दिन से सब लोग कोई नोबल की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो चलो थोड़ा सा मसाला फेंका जाए। जाओ इजराइल, पहले जाके कतर पे गोला मारो, फिर मैं कतर को शांत करवाऊंगा, फिर नया क्रेडिट ले लूंगा कि मैंने इजराइल और कतर के बीच में शांति करा दी, और इस तरह से नोबल पीस पुरस्कार के फिर एक बार दावेदार बन जाएंगे। इन सारी बातों का आज विस्तार पूर्वक विश्लेषण होगा, क्योंकि फिलहाल ये इस बात से तो संतुष्ट हैं कि ये मेरा डिसीजन तो नहीं था गोला चलवाने का, इजराइल चला दिया, अब चला दिया तो मैं खुश नहीं हूं, ये कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप। अब सही मायने में क्या कारण है जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमास के लीडर्स मारे गए हैं 5। ये अपडेट है, ये जान लीजिए। अब मैं इस पूरी घटना को आपको विस्तार से बताता हूं सो दैट आप इस बात को समझ पाएंगे कि चल क्या रहा है, कहानी क्या है, कतर पर गोला क्यों पड़ गया, अमेरिका की कैसे चाल थी कतर पर गोला पड़ना, या अमेरिका के फेलियर था, क्या इजराइल अमेरिका के बिना ही आगे बढ़ना शुरू कर चुका है, क्या इजराइल अब अमेरिका के कंट्रोल से बाहर हो चुका है और वो मर्जी से किसी भी देश पर गोले दाग दे रहा है। ये सारी बातें आज के विश्लेषण में हम लोग करने वाले हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट के मैप की अगर हम चर्चा करते हैं तो इजराइल आप सब अच्छे से जानते हैं। इजराइल के किनारे बैठा हुआ गाजा, जिसके साथ इजराइल गाजा लंबे समय से चल रहा है। गाजा के अंदर बैठा है हमास, और उस हमास के द्वारा कैप्टिव कर बनाए हुए हैं इजराइल के लोग, अभी भी उसके पास बंधक हैं। इजराइल में बैठी सरकार और गाजा में बैठा हुआ हमास कैप्टिव्स को लेकर के, बंधकों को लेकर के अभी तक समझौते पर नहीं पहुंचे हैं। समझौते पर पहुंचने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वो सभी नाकाफी रहते हैं। ठीक है साहब, इन दोनों के बीच का संघर्ष हमने लंबे समय से डिस्कस किया है। जब से 7 अक्टूबर वाला हमला हुआ तब से इजराइल गाजा चला आ रहा है। अच्छा, इस बीच में हमास को सपोर्ट करने के चक्कर में ईरान का नुकसान हो चुका। क्यों? क्योंकि ईरान के उकसावे पर ही हमास एक्टिवेट हुआ था, तो इजराइल ने हमास को ठोक दिया। इजराइल ने ईरान के ऊपर गोला फेंक दिया। अमेरिका पीछे पीछे आया, इनका न्यूक्लियर सेंटर उड़ा करके चला गया, मतलब जहां पर इनके न्यूक्लियर बॉम्ब बन रहे थे उसको टारगेट कर लिया। ईरान का हिसाब हो गया, ये ईरान है बाय द वे, ठीक है, इसका हिसाब हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं कतर की। कतर में 10,000 अमेरिकी एनी टाइम रहते हैं, मतलब अमेरिका का कतर के अंदर एयरबेस है। कतर अमेरिका का, ऐसे समझिए, मिडिल ईस्ट में सबसे जो निकटतम देश है वो कतर है। कतर छोटा मोटा देश नहीं है बाय द वे। दुनिया के अंदर अगर पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो दुनिया के टॉप 10 देशों में जो शुमार देश है ना, उसका नाम कतर है। बहुत पैसा है, तेल गैस गैस बेच कर उन्होंने खूब पैसा कमाया है। कतर
हाल ही में जब ईरान इजराइल का मामला छिड़ा था, तब ईरान की तरफ से भी मिसाइल झेलने वाले देशों में रहा था। क्यों? क्योंकि ईरान ने कहा था कि अमेरिका का जो बेस है ना कतर में, जहां पे 10,000 सैनिक रहते हैं, मैं उसे टारगेट करूंगा, इसलिए कतर पर हमला हुआ था। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इजराइल से मिसाइल चली, कतर पर आकर के गिरी, यानी इजराइल से ईरान कतर को निशाना बनाया गया, और निशाना बना करके यहां पर 5 हमास के नेताओं को मार डाला गया। अच्छा, तो इजराइल से कतर को निशाना बनाया गया। कतर की राजधानी दोहा में बिल्कुल टारगेटेड अटैक हुआ। इजराइल ने इस चीज में तो अब महारत हासिल कर ली है कि वो जिस जगह बैठे हुए हैं लोग, उन्हीं को निशाना बनाता है। चाहे ईरान के अंदर बैठा हुआ इस्माइल हानिये हो, जहां भी हो, वो सबको एग्जैक्ट लोकेशन पर जाकर मारता है। चलिए साहब, कतर अपने तेल और गैस के कारण दुनिया के उन टॉप 15 देशों में भी शुमार है जिसके पास तेल और गैस के खूब भंडार हैं। इन सबसे इतर कतर का हाल ही में एक नया शौक पनपा है, और वो शौक क्या है? इन भाई साहब को बिचौलिया बनने की बहुत आदत है। बिचौलिया से मतलब क्या है, ऐसे समझिए। आपको याद होगा ना, अपने गांव में अगर बात की जाए या फिर रिश्तेदारों में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शादी संबंध कराने में बिचौलिए का काम करते हैं, और अपने आजकल इस तरह की मान्यताएं बनने लगी हैं कि बिचौलियों को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि दोनों ही लोग, अच्छा हो जाता है तो खुद की जीत मानते हैं, लेकिन कुछ बिगड़ जाता है तो बिचौलियों को बहुत कोसते हैं। कतर बेचारा बिचौलिया बनने निकला। बिचौलियों को थोड़ी इज्जत चाहिए होती है कि भाई सब कोई सब कुछ अच्छा कर रहा है, तो बिचौलिया और कुछ नहीं तो दो परिवारों का अच्छा तो बना रहेगा। इस बिचौलिए को मिडिल ईस्ट में कुछ एक्स्ट्रा चाहिए था। एक्स्ट्रा कैसे चाहिए था, ऐसे समझिए। ये जहां बैठा है, इत्तुसा देश है, उसके आसपास बहुत सारे मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े देश बैठे हैं। सऊदी अरब बैठा है, यूएई बैठा है, ईरान बैठा है, इराक, कुवैत, बड़े सारे देश बैठे हैं। तो ऐसे में कतर को थोड़ी इज्जत भी चाहिए थी, तो इज्जत के लिए इन्होंने बिचौलिया बनना स्वीकार किया। इन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं भी संघर्ष हो, आओ हमारे यहां बैठो और हम पंचायती करेंगे। अच्छा, बिचौलियों को पंचायती के लाभ हमेशा मिलते रहे। दुनिया वाले ये समझते रहे कि कतर ने ऐसा क्या पा लिया जिसके चलते हर कोई यहां आकर समझौते करता है। उन बड़े समझौतों में मैं याद दिला दूं, तालिबान और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ, जिसके चलते अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ के निकला, वो भी इसी कतर के अंदर हुआ था। तो अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अमेरिका का प्रतिनिधि और तालिबान का प्रतिनिधि कतर में बैठ करके बातचीत किए थे, न्यूट्रल ग्राउंड मान करके। ठीक है, ये यहां पर वो इसी तरह से जो चार्ड नेगोशिएशन है वो भी यहां पर हुआ था। ऐसे ही कतर के ऑफिशियल्स से गाजा और लेबनान के मामले को सुलझाने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री आकर के मिले थे ब्लिंकन बाइडेन के टाइम पर, तब भी वो कतर आए थे। मतलब एक तरह से ये समझिए, दुनिया में मिडिल ईस्ट के अंदर अगर कहीं भी कोई रार फैली हुई है, तो ऐसे में कतर को याद किया जाता है कि सर आपके यहां उन लोगों को बुला लीजिए, आपके सबसे संबंध अच्छे हैं, अपने यहां बुला लीजिए और उनके बीच में समझौता वार्ता शुरू करवाइए। इसी समझौते के कतर के बढ़ते स्ट्रेचर को देख करके सऊदी वालों ने भी मध्यस्थता कराने की सोची थी, रशिया यूक्रेन की, अगर आपको याद हो। इसी कतर से जलते हुए तुर्की वालों ने भी रशिया यूक्रेन को बिठा करके मध्यस्थता कराने की सोची थी। उन्हें लगने लगा था कि अरे भाई, मध्यस्थ बनने में तो बहुत इज्जत मिलती है, फ्री फोकट में एडवर्टाइज हो जाता है। अच्छा, इसी कारण से आप कतर के पीएम को, कतर के जो राजा हैं, उन्हें पुतिन के साथ भी मिलते हुए देख सकते हैं कि यूक्रेन मामले को बताइए सर कैसे सुलझाया जा सकता है। तो अब आप इनको समझ गए होंगे कि ये बड़े वाले पंच हैं, आर्बिट्रेटर हैं। दुनिया के देशों के बीच में मध्यस्थता कराना इनकी हाल ही में पनपी नई कहिए तो स्किल है। कतर भारत के लिए भी चर्चा में रहा था, जब हमारे नेवल ऑफिसर्स को यहां पर जासूसी के जुल्म में गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर भारत सरकार के इंटरफेरेंस के द्वारा उनमें से अधिकतम को छुड़वा लिया गया। भारत की उसमें डिप्लोमेटिक विक्ट्री मानी गई थी। और भी कतर के बारे में बताऊं तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 करवाकर, दुनिया का सबसे महंगा वर्ल्ड कप करवाकर कतर सुर्खियों में आ गया था। लोग ये मानने लगे थे कि यार इतना सा देश है, इसने वर्ल्ड के इतने बड़े आयोजन को अपने यहां करवाने के लिए ना जाने कितना कंस्ट्रक्शन किया, कितने लोगों को रोजगार दिया। हालांकि उसमें मजदूरों के साथ जो यातनाएं हुई वो भी सुर्खियां बनी, लेकिन हाँ, इतना बड़ा काम कराने में ये कामयाब हुआ था। ठीक है साहब, तो ये तो मैंने आपको कतर की भूमिका बता दी। अदरवाइज आप शायद यही ना समझ पाए कि कतर इतना इंपॉर्टेंट भी क्यों है कि इस पर गोला चलाना हमारे लिए खबर बन जाए। तो अब आते हैं कतर की राजधानी दोहा पर। ये जो गुबार उठता हुआ दिख रहा है, ये कतर के अंदर हुए हमले का है। तस्वीरें आपके सामने जो चल रही हैं, असल में ये कतर के ही अंदर, कतर की राजधानी दोहा में एक बिल्डिंग, जहां हमास के लीडर्स बैठ करके नेगोशिएशन की प्लानिंग कर रहे थे कि हम इजराइल के साथ क्या नेगोशिएट करें
जो हमास के लीडर्स हैं गाजा वाले, वो कतर में बैठे हुए थे। अब आपका दिमाग एकदम फिर चकराएगा कि हमास के लीडर कतर में कर क्या रहे थे। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, हमास का बाकायदा ऑफिशियल मुख्यालय है यहां पर। एक तरह से कहिए कि उनका आधिकारिक रूप से सबसे बड़ा ऑफिस अगर कहीं है किसी देश में, तो वो कतर में है। भले ही गाजा से बिलोंग करता हो, लेकिन उन्हें बैठना यहां पर है। तो उनका एक तरह से कहिए तो यहां पर सबसे बड़ा प्रभाव क्षेत्र है कतर के अंदर। ठीक है साहब। उस कतर में ये किसी घर में बैठ करके बातचीत करने हमास के लीडर्स लगे हुए थे, तो उन्हें इन्होंने टारगेट किया। आप सोचिए, बिल्डिंग एज इट इज बची हुई है और अंदर कहीं जाकर बम फटा है। अब ये पहले से प्लांटेड था, मिसाइल आकर गिरी, अभी कुछ पता नहीं है। धुएं का गुबार उठा और घर फूटा, ये दिख रहा है। हमास ने खुद क्लेम कर लिया कि हमारे 5 नेता मतलब अधिकारी मर गए हैं साहब। तो कुल मिलाकर के अंदर बम धमाका होता है हमास के द्वारा, हमास के मुख्यालय, मतलब मुख्यालय तो नहीं है ये, हमास के जहां लोग बैठकर बातचीत कर रहे थे, टारगेटेड हमला होता है। अल जजीरा, हाँ ये तो मैं बताना ही भूल गया, अल जजीरा जो न्यूज चैनल है वो असल में कतर का ऑफिशियल न्यूज चैनल है। दुनिया भर की खबर कवर करने वाला अल जजीरा कतर की सरकार द्वारा ही स्पॉन्सर्ड है। मतलब इतनी सी सरकार या इतना सा देश दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित न्यूज चैनल्स में से एक चलाता है ग्लोबल के नाम पर, और ये अपने एजेंडा और प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए जाना जाता है। अल जजीरा हमास हितैषी बताया जाता है। इसी कारण से इजराइल में अल जजीरा बैन है। अल जजीरा के कुछ पत्रकारों को हाल ही में इजराइल ने टारगेट भी कर दिया था गाजा के अंदर, इस चलते भी काफी क्रिटिसिज्म हुआ था। इजराइल हो या फिर कश्मीर का मामला हो, अल जजीरा अपनी द्वारा कुछ पार्शियल रिपोर्टिंग के लिए, यानी कि एक पक्ष लेती हुई रिपोर्टिंग के लिए देखा गया है। तो अल जजीरा की इमेज इंडिया में भी उतनी अच्छी नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मंगलवार के दिन यहां पर होता यह है कि जोरदार धमाकों की आवाज सुनी जाती है और इजरायली सेना खुलकर बाहर आती है और कहती है कि हमने मारा। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इजराइल के प्रधानमंत्री खुद बाहर आकर के इस हमले की जिम्मेदारी लेते हैं कि यह हमने किया। मतलब उन्होंने 1% भी इस बात पर कोई दुख व्यक्त नहीं किया कि सॉरी गलती हो गई या हम नहीं मारना चाहते थे, मार दिया गया, कुछ नहीं, हमने मारा। उन्होंने खुलकर, मतलब एक तरह से ओपन कतर को यह चैलेंज दिया कि तुमने भले ही $400 मिलियन का ट्रंप को हवाई जहाज पकड़ाया हो, हम उनको बताएंगे भी नहीं, हम टारगेट कर देंगे। कुल मिलाकर के कतर को सामने से इजराइल ने बोला कि हमने मारा साहब। ठीक है साहब, ये हेडलाइन बनती है, इजराइल टारगेट हमास लीडरशिप इन कतर। हेडलाइन बनकर के आपके सामने आती है। कतर की राजधानी दोहा को फिर एक बार देखते हैं। ये दोहा का मैप है। इसी जगह पर आपको यूएस का सेंट्रल कमांड का जो अल उदैद एयरबेस है वो दिखाई देता है, सेंटकॉम वाला जो पाकिस्तान से प्रेम करता है वो। और यहां पर लोकेशन पर अटैक हो रही है। मतलब इन दोनों के बीच कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। अगर एरियल डिफरेंस बात करो तो 10-15 किलोमीटर का संभवतः डिस्टेंस रहा होगा जहां पर इन्होंने अटैक मार दिया है। ठीक है, यह हमला दोहा के कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है जहां हमास के वार्ताकार आए हुए थे बातचीत करने के लिए। ठीक है साहब, हमास की तरफ से मुख्य वार्ताकार थे खलील अल हया। खलील अल हया जो हैं वो जब से टॉप लीडरशिप हमास की मरी है तब से टॉप लीडर्स की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं। ये गाजा से पहले से निर्वासित हैं, बाहर ही अपना समय काट रहे हैं। इन्हें टारगेट किया गया था। अकॉर्डिंग टू इजराइल इन्हें खत्म कर दिया गया, लेकिन हमास का मानना है कि वो अभी भी जिंदा हैं। नेतन्याहू बाहर निकल कर आते हैं, शाम की खबर है, बाहर निकल कर आते हैं और कहते हैं कि हमने टेररिस्ट के खिलाफ, जो कि हमास के टेररिस्ट थे, इजराइल के खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे, उन्हें मारा। बकायदा हेडलाइन सुनिए क्या कहते हैं। इजराइल इनिशिएटेड इट, हमने शुरू किया, हमने खुद कंप्लीट किया और हम इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। एक तरह से इजराइल किसी दूसरे देश के अंदर घुस के अपने दुश्मनों को मारता है और दुनिया को खुलेआम कहता है कि यह हमने किया। ये एक तरह से दुनिया को ओपन चैलेंज देने जैसा है कि हमारा दुश्मन कहीं भी हो, हम उसे घुसकर मारेंगे और तुम में किसी की इतनी औकात नहीं कि तुम हमारे खिलाफ कुछ भी कर सको। अब आपके दिमाग में एक बड़ा सवाल बनेगा कि कतर तो अमेरिका का मित्र था, अभी कुछ दिन पहले तो उसने अपनी अपनी मतलब महीने की रकम पहुंचाई थी कि सर इस साल के लिए ये पैसा पकड़िए हमारी तरफ से, अब हमारी पंचायती चलने दीजिए। तो ऐसे में उसका इतना अच्छा मित्र होते हुए भी
इजराइल मार दे रहा है तो अमेरिका की मित्रता फिर किस काम की? यह सवाल बड़ा बनता है। इजराइल अपनी तरफ से साफ कहता है, हमने बकायदा टारगेट किया, हमने उन लोगों को मारा जो हमारे अक्टूबर 7 के हमलों के प्रति जिम्मेदार थे। अक्टूबर 7 आप सभी को हमने इजराइल जाकर के भी उन सारी लोकेशंस को बताया है, कहां कहां पर कैसे कैसे हमले हुए थे। आप चाहें तो इसी चैनल पर देख भी सकते हैं। अब बड़ा सवाल निकल कर आता है कि नेतन्याहू लगातार इनके टॉप लीडर्स को टारगेट किए जा रहे हैं, फिर अचानक हमास के लीडर्स को टारगेट करने के लिए कतर पर हमला करने की क्या जिम्मेदारी थी? तो अब कतर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए क्या है कि जब अक्टूबर 2023 में इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ी, तब से कतर अपने आप को मीडिएटर बता करके दुनिया के सामने तो अच्छा फेस बना रहा है, लेकिन इजराइल का मानना है कि कतर हमास को फंडिंग देता है। इजराइल का मानना है कि कतर का न्यूज चैनल अल जजीरा गाजा पट्टी की रिपोर्टिंग करके इजराइल के खिलाफ दुनिया को भड़काता है। टेक्निकली कतर से इजराइल लंबे समय से चिढ़ा हुआ है, लेकिन कतर ने अमेरिका को सेटल किया हुआ था, इसलिए कतर को कभी इजराइल ने टारगेट नहीं किया। इस बार लेकिन वो भी कर दिया। कुल मिलाकर के इजराइल हमेशा से कतर से खिन्न तो था, लेकिन चूंकि ये अमेरिका को संभाल कर चल रहा था, ऐसे में ये सारा खेल हो रहा था। अब थोड़ा मैं आपको आगे की बात बताता हूं। हुआ क्या, 8 तारीख के दिन डोनाल्ड ट्रंप हमास के लीडर से कहते हैं कि आप लोगों को अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि जल्दी से सीज फायर का कोई प्लान ले आइए। इंटरेस्टिंग है, 8 तारीख के दिन सुबह डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि आई हैव वार्न्ड हमास अबाउट द कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग, दिस इज माय लास्ट वार्निंग, देयर विल नॉट बी अनदर वन। मतलब जो इजराइल और हमास के बीच में संधि होनी थी, उसके लिए परसों यानी 8 तारीख के दिन ट्रंप ने हमास को धमकाते हुए वार्न किया कि या तो मान जाओ, अब मेरी ये आखिरी सलाह है, अदरवाइज तुम्हारे खिलाफ कुछ बड़ा बुरा हो जाएगा। 8 तारीख के दिन ये बात होती है। अब हमास का दुस्साहस कहिए या हमास की कुछ इस तरह की प्लानिंग कहिए कि वो चाहता ही नहीं है कि शांति वार्ता हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप देखिए, 8 तारीख के दिन सुबह की यह घटना है। 8 तारीख के दिन ही हमास के आतंकी इजराइल के अंदर घुसते हैं, यरूशलेम में पहुंचते हैं और वहां पहुंच करके अंधाधुंध एक बस स्टॉप पर गोली चलाने लग जाते हैं। एक और मैं आपको बात बता देता हूं, ये जो हमास के लीडर्स हैं, ये बकायदा कतर में बकायदा बढ़िया मीटिंग करते हुए, ये आप इस्माइल हानिये को देख सकते हैं इनके अल थानी के साथ वार्ता करते हुए। और तो और मैं आपको याद बताऊं कि जब इजराइल ने ईरान में मारा था ना इनके हेड को, हमास का जो इस्माइल हानिये मारा गया था, उसका फ्यूनरल भी कतर में हुआ था। मतलब एक तरह से समझिए कि हमास के जितने भी लीडरशिप भागी हुई है गाजा से, वो कतर में शरण ली हुई बैठी है। और बकायदा कतर दुनिया को यही कहता आ रहा है हमेशा से कि हम तो अमेरिका के कहने पर ऐसा करते हैं, हमने अमेरिका के कहने पर हमास का मुख्यालय अपने यहां बनाया हुआ है, ताकि मध्यस्थता के लिए कभी बातचीत करनी हो इजराइल से तो हमास के साथ वार्ता करने में कतर भूमिका निभा सके। यह कहते हुए कतर ने अपने यहां जगह दी, और यह बात कतर बार बार दुनिया भर में कहता है कि अमेरिका के कहने पर हम ऐसा कर चुके हैं। कभी कहा होगा अमेरिका वालों ने इसको, क्योंकि अमेरिका वाले कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में ये वो जगह बनकर आई जहां पर इस्माइल हानिये का भी मतलब वो जो फ्यूनरल हुआ था वो यहीं पर हुआ था। अच्छा साहब, अब फिर से आइए, तो कतर की कहानी जब मैं आपको बता रहा था कि इजराइल ने कतर को टारगेट किया, तो इसके पीछे की कहानी मैं सुना रहा था। 8 तारीख को ट्रंप सुबह अल्टीमेटम देते हैं और हमास के आतंकी इजराइल के अंदर यरूशलेम में पहुंच जाते हैं। यरूशलेम में पहुंच करके वो अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देते हैं। ये उस गोलीबारी की तस्वीरें हैं। ये यरूशलेम है और यरूशलेम का एक बस स्टॉप है जहां पर 20, 50, 60 लोग खड़े होंगे। उस जगह पर अचानक अंधाधुंध गोलियां चलना शुरू होती हैं, लोगों की भगदड़ मच जाती है, लगभग 6 लोगों के मारे जाने की खबर बन जाती है। मतलब 8 तारीख को सुबह ट्रंप का मैसेज है और शाम को यह हमला हो जाता है। जब इजराइल के अंदर यह हमला हुआ तो निश्चित ही ये एक बड़ी खबर बना कि कम से कम 6 लोग मारे गए, और इजराइल ने कहा कि उस अक्टूबर 7 के बाद अब ये हमारे ऊपर दूसरा बड़ा हमला बन गया। मतलब 2 साल से हमारे ऊपर ऐसा कोई हमला ही नहीं हुआ, हमारे सिटी के अंदर ये डेडलीस्ट अटैक है। मतलब एक साथ कोई आया और इतने लोग मारकर चला गया। इजराइल पहले से ही अक्टूबर 7 के बाद बहुत खूंखार हो गया है। अब वो कोई भी खुद के खिलाफ कार्रवाई या खुद के खिलाफ एक्शन नहीं देखना चाहता। ऐसे में उसके शहर में घुस करके 6 लोग इजराइल के मार दिए अगर, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई करनी ही थी इजराइल को,
करने के लिए उधर ट्रंप के अल्टीमेटम की पालना में ट्रंप के अल्टीमेटम की पालना में हमास के नेता बात कर रहे हैं बैठ करके दोहा में कि हमें क्या शांति वार्ता करनी है, बातचीत कर रहे हैं। इस बीच में ही एक आतंकी हमला हो जाता है। इजराइल कहता है कि तुम्हारी नजर में अगर आतंकी हमला इजराइल में होना कोई बड़ी खबर नहीं है, तो हमारा तुम्हें मारना भी कोई बड़ी खबर नहीं है। बस इसी के बदले लेते हुए जिस तरह से यहां पर ये भीड़भाड़ युक्त स्थान पर हमला हुआ, बस इसमें देख रही है आप, ये जिस तरह से लोग भागते हुए दिख रहे हैं, इसी तरह से नेतन्याहू ने उठ करके इन्हें दोहा के अंदर मार दिया। हमास ने चूंकि इसका क्लेम ले लिया था कि यह हमला हमने किया है, तो इजराइल के पास उसके खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा कुछ नहीं बचा था। जैसे ही इजराइल में हमला हुआ, भारत की तरफ से प्रतिक्रिया गई, भारत ने इस बात पर निंदा करी। इसके साथ साथ इजराइल ने इस बात को एक्नॉलेज किया कि भारत आतंकी हमले का विरोध कर रहा है। इस बात के बाद ही इजराइल ने तय किया कि अब हमास के लीडर्स चाहे जहां बैठे हों उन्हें टारगेट किया जाएगा। बाकायदा यह तय किया गया कि हमास के जो लीडर्स हैं वो जहां भी दुनिया में बैठे हों अब उन्हें टारगेट किया जाएगा। अर्थात अब तक गाजा पट्टी में ही हमास को टारगेट किया जा रहा था, ईरान में टारगेट किया जा रहा था। अब दुनिया के किसी भी देश में, अब ये इजराइल ने खुलेआम दुनिया को चुनौती दे दी है और कह दिया है कि आने वाले समय में दुनिया में कहीं भी कोई व्यक्ति अगर बैठा हुआ होगा तो हम उसे टारगेट करेंगे। अर्थात आप हमारे एनिमीज को अपने देश में शरण ना दें, वो दुनिया में अगर हमास का नेता कहीं भी है तो हम उसे ढूंढकर मारेंगे। ये इन्होंने हमारे खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। तो कुल मिलाकर के इजराइल ने कतर के खिलाफ कार्रवाई जो की, कतर के खिलाफ ना होकर असल में हमास के खिलाफ थी, लेकिन चूंकि वो कतर की शरण में थे इसलिए कतर की सॉवरेनिटी का उल्लंघन हुआ। बड़ा सवाल ये कि चलो ये तो समझ में आ गया, इजराइल का अपना पक्ष था कि उसने इसलिए ये कार्रवाई की, लेकिन इस कार्रवाई में उसने कतर की सॉवरेनिटी का वायलेशन कर दिया, उसकी संप्रभुता का उल्लंघन कर दिया। ऐसी संप्रभुता की उसकी खुद की जो पहचान थी, आप उसको एज ए देश मान ही नहीं रहे, आपने उसे भी लेबनान सीरिया मान लिया और गोला फोड़ दिया। ऐसे में कतर का क्या कहना था? क्या अमेरिका ने कतर को इन्फॉर्म किया था? अब देखिए इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। कतर ने कहा कि यह हमारे साथ बहुत गलत हुआ, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, हमारे देश में हमें ही बिना बताए हमला हो जा रहा है। कतर बेचारा लेकिन केवल रुदन कर सकता था, करने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। वो तो ये सोचकर खुश था कि उसने 10,000 अमेरिकियों को अपने यहां बिठा रखा है, कल को अमेरिकी उसकी इज्जत तो बचाकर चलेंगे, इज्जत का फलूदा हो जाएगा, ये इसने नहीं सोचा था। अमेरिकियों के होते हुए भी इजराइल उसे मार के चला जा रहा है। ऐसे में कतर को बड़ा ही ह्यूमिलिएशन फील हुआ। लेकिन साथियों, इससे भी बड़ी जो बात है ना, वो अब आपको पता चलेगी, जो असल मायने में अमेरिका की सबसे बड़ी चालबाजियों में से एक हो सकती है। निंदाएं दुनिया भर की शुरू हुई, तुर्की की तरफ से निंदाएं आना शुरू हुई, ईरान की तरफ से, मिडिल ईस्ट के अरब देशों की तरफ से, पाकिस्तान के निंदाएं 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 सब होती गई। इंटरेस्टिंग तो था अमेरिका क्या बोला। अमेरिका से पूछा गया कि सर आपको इस हमले के बारे में जानकारी थी? तो अमेरिका कहता है कि ये हमने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था कि आपके ऊपर हमला होने वाला है। ट्रंप का फिर एक बार झूठ पकड़ा गया। मतलब आप इस बात को इस गहराई से समझिएगा, जैसे ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बारे में कहा था मैंने सीज फायर कराया, ट्रंप ने फिर एक बार पब्लिकली झूठ बोलते हुए कहा कि हमने कतर को इन्फॉर्म कर दिया था कि इजराइल आपके यहां हमला करने आने वाला है। अब मैं आपको यह बयान सुना देता हूं, ट्रंप का दिया हुआ बयान, जिसमें वो कह रहे हैं वो हमारा अच्छा देश है, मैं उनके लिए बुरा फील करता हूं। प्राइम मिनिस्टर टोल्ड मी दैट ही वांट टू मेक पीस, आई बिलीव दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कुड सर्व एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीस। बोले प्रधानमंत्री जो थे ना इजराइल के, उन्होंने मुझसे कहा था कि हमास के लीडर्स को मारेंगे तो शांति आ जाएगी। मुझे लगता है अब शांति आ जाएगी। और इस बात के लिए ये भाई साहब बोलते हैं कि आई ऑल्सो स्पोक टू द आमिर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर एंड थैंक देम फॉर देयर सपोर्ट एंड फ्रेंडशिप टू अवर कंट्री। आई अश्योर देम दैट सच ए thing will not happen again on their soil. I have directed। अब ये तो भाई साहब, मतलब मैं इस बात को ऐसा कहूंगा कि आपको ना इस बात को बहुत गहराई से समझना है। मैं इस आखिरी लाइन पे तो बाद में आऊंगा। इस बात में पहले से ये समझने वाली बात है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन was notified by United States military that Israel was attacking Hamas, which was very unfortunate, was located in a section of Doha, capital of Qatar. This was a decision made by Prime Minister Netanyahu. It was not a decision
डिसीजन मेड बाय मी। बोले पहला तो ये मेरा निर्णय नहीं था, नेतन्याहू का निर्णय था। यूनिलैटरली बॉम्बिंग करना कतर के अंदर, किसी सॉवरेन राष्ट्र के अंदर, ये ठीक बात नहीं है, इससे दिक्कतें होंगी। हालांकि हमास को खत्म करना ये ठीक बात है। मैंने तुरंत अपने एनवॉय से कहा कि कतर को इस बात के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाए, और उसने ऐसा कर दिया। अब ये बात भाई साहब आपको समझनी होगी। इस कथन में, इस झूठे ट्रंप के बहुत से राज उजागर हुए। क्या राज उजागर हुए देखो। पहले तो ये कहता है कि ये नेतन्याहू ने खुद हमला किया, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं था। फिर कहता है कि हाँ, हमें बताया गया था, तो हमने अपनी तरफ से अपने एक एनवॉय से कहा, जिसका नाम स्टीव विटकॉफ है, कि उससे कहा कि तुम कतर को इन्फॉर्म कर दो, और उसने इन्फॉर्म कर दिया कि तुम्हारे ऊपर हमला होने वाला है। हमने वो काम कर दिया। अब आप पूछिएगा कि उसने हमला कर दिया, इस बात में क्या गलत है? अभी बताता हूं क्या गलत है। पहले तो मैं इसी का ही आपके सामने पूरा मामला खोल देता हूं। ये भाई साहब बोल रहे हैं मैं तो खुश नहीं हूं, लेकिन हमने उसको इन्फॉर्म कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टॉप एडी से कहा कि आप कतर को इन्फॉर्म कर दीजिए, ये बात तो है, लेकिन कतर आता है निकलकर और कहता है कि व्हाइट हाउस ने झूठ बोला। ट्रंप ने हमें वार्निंग तब भेजी जब इजराइल का हमला हो चुका था। यह अल जजीरा लिख रहा है। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा देश क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। ट्रंप का एक झूठ हमको 2 महीने से लेकर के अब तक भारी पड़ रहा है कि उसने सीज फायर कराया। सोचिए, वो खुद क्या कह रहा है कि मैंने कतर को इन्फॉर्म कर दिया। कतर क्या कह रहा है? नहीं, भारत से सीख लेते हुए कतर के पीएम बाहर निकल कर आते हैं और वो कहते हैं द स्टेटमेंट बीइंग सर्कुलेटेड अबाउट कतर बीइंग इन्फॉर्म्ड इन एडवांस आर बेसलेस। ये सीधा सीधा ट्रंप को झूठा करार दे दिया इन्होंने कि सर ये झूठ तो मत बोलिए कि आपने हमें इन्फॉर्म कर दिया था। हमें अमेरिका से कॉल तब मिला जब हमारे यहां ऑलरेडी बम फट रहे थे, इजराइल ने हमें टारगेट कर दिया था। इसका मतलब कतर कहीं ना कहीं यह समझ चुका है कि भाई साहब हमारे साथ में झूठ बोला गया। कतर के प्राइम मिनिस्टर खुद बाहर निकल कर आते हैं कि यह एडवांस नोटिस वाली बात झूठ है। किसने कही है आपको फिर पढ़ा देता हूं। यह रहा ट्रंप का आप हैंडल देख लीजिए, जिसमें वो कह रहे हैं स्टीव विटकॉफ टू इन्फॉर्म द कतरीज ऑफ द इंपीडिंग अटैक एंड विच ही डिड। और उसने वो किया, हालांकि थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन उसने वो कर दिया था। अब आप सोच कर देखिए, पहला झूठ तो यहीं से पकड़ में आ गया कि उसने इन्फॉर्म बाद में किया, पहले नहीं किया। दूसरा, चालबाजी देखिए अब आपकी, क्योंकि ये व्यापारी है। ये असल में वो गुंडा है जिसने बाजार में ये पहचान लिया कि कौन आदमी डर के पैसा दे सकता है, और जो डर के पैसा दे सकता है उसे और डराओ, वो बढ़िया पैसा देगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप जरा इस तथ्य को पढ़िए। देखिए लास्ट लाइन पढ़िएगा। लास्ट लाइन लिखी है कि यह दोबारा ना हो, इसलिए मैंने अपने डायरेक्ट किया है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, मार्को रूबियो को कहा है टू फाइनलाइज द डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट विद कतर, कि कतर के साथ जाइए और डिफेंस कॉपरेशन का एग्रीमेंट करके आइए। इसका मीनिंग समझेंगे। इसका मीनिंग यह है कि कतर को कहा कि आपके ऊपर इजराइल ने हमला किया है ना, आइए हमसे हाथ मिला लीजिए, हमारे साथ में एक एग्रीमेंट कर लो ताकि भविष्य में आप पर हमला ना हो। यार तुम्हारे 10,000 सैनिक कतर ढो रहा है, इतने सालों से ढो रहा है, और इतने सालों से तुम्हें ढोते ढोते तुमने अंत में वही किया। तुम्हें पता चल गया कि इनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। पहले सिक्योरिटी के नाम पर खुद की सेना भेजी कि तुम पर कोई हमला नहीं करेगा, और हमला जब हो गया तो कह रहे हैं डिफेंस कॉपरेशन कर लो। इससे क्या होगा आप याद करिए। असल मायने में पुतिन से हाथ मिलाना भारी पड़ गया भाई साहब अल्थानी को। क्यों? क्योंकि इन्हें यह लग गया कि कहीं ये पुतिन से हथियार ना खरीद लें। अल्टीमेटली $400 मिलियन का जो हवाई जहाज भेंट दिया ना एक मतलब करप्ट अधिकारी को, एक तरह से कहिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति एक करप्ट वो सरकारी कर्मचारी की तरह काम कर रहा है, जिसे पता चल गया कि पैसा यहां से आता है तो वह अगली बार खुद रेड मरवाता है कि चल और पैसा दे। यह आदमी बिल्कुल वैसा ही किया। कतर के ऊपर हमला इजराइल ने बता दिया था अमेरिका को, लेकिन यह हमला होने दिया। और क्या बोल रहा है सेम डे में कि हमने उनसे कहा है कि डिफेंस कॉपरेशन कर लीजिए। मतलब समझ रहे हैं आप, कतर कुछ कर नहीं सकता, उसके पास एक ही विकल्प अमेरिका ने छोड़ा है, और वो ये कि आइए और हमसे व्यापार समझौता कर लीजिए। किस बात का समझौता? कि हमसे आप बढ़िया सारे हथियार खरीदेंगे। कतर जो सोचता था कि उसे कोई टारगेट नहीं करेगा, अमेरिका ने खुद टारगेट करवा दिया। इजराइल खुद उसे मारे पड़ा है। इजराइल मतलब एक्सटेंडेड अमेरिका मारे पड़ा है, न्याय दे रहा है कि लीजिए न्याय कर रहे हैं।
खेला समझ में आ गया। कुल मिलाकर के कतर की एक्स्ट्रा समझदारी और 400 बिलियन की देनदारी, 400 मिलियन डॉलर की समझदारी, उसको देनदारी जो है वो समझ में आ गई होगी। कुल मिलाकर अमेरिका अब कुछ नहीं करेगा, कतर को कुछ है नहीं कतर के हाथ में करने लायक, उसको अमेरिका के साथ एग्रीमेंट करना होगा और पैसे पहुंचाने होंगे एक भ्रष्टाचारी अधिकारी को कि सर ये पकड़िए, अगली बार रेड मत करवाइएगा, इजराइल से बोलिए कि ना करे। ये सोचा समझा ज्यादा लग रहा है, ये दुनिया के सामने सोची समझी अमेरिका की रणनीति है। और तो और कतर और इजराइल के बीच में शांति कराने तक का भी ये क्रेडिट खा जाएंगे कि मैंने कतर से कहा कि रिटेलिएट मत करो, उन्होंने रिटेलिएट ना करके बहुत अच्छा किया, धन्यवाद, मैं नोबेल पीस पुरस्कार के लिए फिर आगे अपना नाम भेज रहा हूं। कुल मिलाकर के अमेरिका ने अपनी वास्तविकता जो है ना वो कतर को भी एहसास दिला दी और इसके माध्यम से दुनिया के अधिकांश देश अब अवेयर हो जाएंगे कि अमेरिका की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही बहुत घटिया होती हैं। कुल मिलाकर के इजराइल का कतर पर जो हमला था वो उसके हितों के लिए तो था, लेकिन इजराइल ने अमेरिका का भी सही चेहरा दुनिया के सामने उजागर करवा दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बातें बाजार की एप्लीकेशन पर हमारे स्टॉक मार्केट के कोर्सेज और म्यूचुअल फंड के कोर्सेज उपलब्ध हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।